सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करेंगे एक प्रश्न से। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने अच्छी अच्छी नौकरियों को ठुकरा दिया था? बाबा साहब ने अच्छे अच्छे पदों को, ऊंचे ऊंचे पदों को ठुकरा दिया था। आखिर क्यों? विदेश से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद आने के बाद बड़े बड़े पद के लिए बाबा साहब को प्रोफेसर जैसे पद के लिए आमंत्रित किया गया, बावजूद इसके बाबा साहब ने उन पदों को ठुकरा दिया। मेरे साथियों, वकालत करने के बाद, बार एटला करने के बाद जब बाबा साहब अपने देश भारत आते हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट में जज के रूप में बाबा साहब को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन बाबा साहब ऐसे पद को ठुकरा देते हैं। आखिर क्यों? आज निश्चित रूप से ऐसा अंबेडकर संदेश है जिसमें न सिर्फ आप सुनेंगे समझेंगे, बल्कि आप विवश हो जाएंगे चिंतन करने के लिए। लेकिन सम्मानित साथियों, विवश तो तब होंगे जब आप इस अंबेडकर संदेश को अंत तक सुनेंगे। जब अंत तक सुनेंगे ही नहीं, पूरी बात जानेंगे ही नहीं, तो आप विवश कैसे होंगे, चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए सम्मानित साथियों, अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, तो हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप इस अंबेडकर संदेश को अंत तक सुने। अंत तक सुनने के बाद अगर आपको लगे कि वास्तव में ये अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी है, तो सिर्फ एक व्यक्ति को अंबेडकर संदेश को शेयर कीजिएगा और उसे फ़ोन करके बोलिएगा कि आप अंबेडकर संदेश जरूर सुने। यही हमारा आपसे निवेदन है। अब हम बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर संदेश को शुरू करते हैं। अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय: नदी की धारा को मोड़ने वाले मजबूत पहाड़ की तरह हूँ मैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। कितना संकल्प है इस विषय में। इसी विषय को लेकर अंबेडकर संदेश का प्रथम भाग लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 211 से 213 तक। जालंधर के भूटान मंडी इलाके के मोहल्ला रामदासपुरा में 27 अक्टूबर 1951 के दिन पहले आम चुनाव के समय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण हुआ। भाइयों और बहनों, बाबा साहब कहते हैं, भाइयों और बहनों, इससे पूर्व भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर उसमें मेरी सहभागिता की उम्मीद आप लोगों ने की थी, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री के पद की ज़बरदस्त जिम्मेदारियों के कारण और मेरे गिरते स्वास्थ्य के कारण मैं आज से पहले आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया था। इसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझसे ये भी कहा गया कि मेरा भाषण सुनने के लिए आज से पहले भी कई बार आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आपको निराश होकर लौटना पड़ा। आपको जो तकलीफ़ हुई, आपको जो निराश होना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों से मैं केंद्र सरकार में मंत्री था। भूतकाल में किसी भी मंत्री को जितना काम का बोझ वहन करना ना पड़ा हो, या भविष्य में किसी भी मंत्री को जितना काम का बोझ वहन नहीं करना पड़ेगा, उतना बोझ मुझे वहन करना पड़ रहा था। सम्मानित साथियों, देश आज़ाद होने के बाद लगातार बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर कार्यरत थे केंद्र सरकार में, और उससे पहले भी अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट में भी आपको मालूम है 1942 से 1946 तक बाबा साहब लेबर मिनिस्टर के रूप में कार्यरत रहे थे। बाबा साहब कहते हैं, मैं उस दौरान किसी दौरे पर नहीं जा सका। इसकी यही एक वजह है। दूसरी बात यह है कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अभी भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरे दौरों की राह में रोड़े अटकाए हैं। तीसरा और आखिरी कारण ये रहा है कि इस देश के हर हिस्से में अस्पृश्य लोग हैं। हर तहसील, जिला और प्रांत का अगर मैं दौरा करता रहा तो 4-5 सालों में भी वह पूरा नहीं घूम पाएंगे। ये बात बाबा साहब कहते हैं और ये सच्चाई है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं, आपके गांव आकर आपसे हार्दिक मुलाकात करूं, ये आपका आग्रह मेरे बारे में आपके मन में व्याप्त प्रेम के कारण ही होता है, लेकिन हर जगह जाना मेरे लिए असंभव है। बाबा साहब कहते हैं कि आप में से हर किसी को आत्मनिर्भर होकर आज़ाद सामाजिक जीवन जीना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे किए हैं। सरकारी नौकरी में होता तो मुझे ज़बरदस्ती अवकाश प्राप्त करवाया जाता, लेकिन ये नियम राजनीति में लोगों
पर लागू नहीं होता। ऐसा होता तो अच्छा होता। आजकल तो ऐसा दिखाई देता है कि जिनके पास जीवन यापन के साधन नहीं है और बुद्धिमत्ता भी नहीं है, ऐसे 55 वर्ष से अधिक वाले आयु वाले लोग राजनीतिज्ञ बनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे राजनीति में आने के कारण हैं। क्या कारण है? बाबा साहब कहते हैं, मेरे राजनीति के अखाड़े में उतरे अब 30 से भी अधिक साल गुजर गए हैं। इतने लंबे समय तक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाला कोई शख्स आज भारत में नहीं है। आम नियम यही है कि खाली समय में राजनीति कीजिए। इन 30 सालों में से 8 साल मैंने केंद्र सरकार के सदस्य के रूप में बिताए हैं। सम्मानित साथियों, 4 वर्ष लगभग करीब फुल 3 वर्ष बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर कार्यरत रहे और उसके बाद में लगभग 5 वर्ष अंग्रेजी शासनकाल में 1942 से 1946 तक बाबा साहब लेबर मिनिस्टर के रूप में वायसराय के काउंसिल में कार्यरत रहे थे। तो उसको ऐड कर बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि 8 साल मैंने केंद्र सरकार में सदस्य के रूप में बिताए हैं। इस क्षेत्र में भी कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल पाया है। मेरी इच्छा होती तो शायद कुछ और सालों तक मैं केंद्रीय सरकार का सदस्य बनकर बिता सकता था। सम्मानित साथियों, ये 27 अक्टूबर 1951 का भाषण बाबा साहब का है। अब तक बाबा साहब यहाँ पर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए ये बात बाबा साहब कहते हैं लेकिन बचपन से ही जब से होश संभाला है तब से हमेशा मैंने एक सिद्धांत का अनुसरण किया है। वो सिद्धांत क्या है, ये जानना दिलचस्प रहेगा मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं वो सिद्धांत अपने अस्पृश्य बंधुओं की सेवा करना। मैं जहाँ भी रहूँ, जिस किसी पद पर रहूँ, हमेशा अपने भाइयों के भले के बारे में सोचता और कार्य करता रहता हूँ। अन्य किसी बात को मैंने इतना महत्व नहीं दिया है। अस्पृश्यों के हित की रक्षा मुझे करनी ही होगी। यही मेरे भूतकालीन जीवन का उद्देश्य और भविष्य में भी यही मेरे जीवन का उद्देश्य रहेगा। लाभ के पद वाली और बहुत बड़ी तनख्वाहों वाली नौकरियां मुझे दी गई थीं, लेकिन अपने लोगों की सेवा करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य होने के कारण मैंने वे नौकरियां अस्वीकार की हैं। विदेश से अर्थशास्त्र में उपाधि प्राप्त कर लौटने वाला मैं केवल अस्पृश्यों के बीच पहला व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरे भारत से मैं पहला व्यक्ति था। मुंबई में दाखिल होते ही मुझे मुंबई सरकार ने राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर का पद देने की पेशकश की। अगर मैंने वह नौकरी कर ली होती, आज मुझे बड़ी तनख्वाह मिल रही होती, लेकिन मैंने वह नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि कोई सरकारी नौकरी स्वीकारने के बाद लोगों की सेवा करने की आपकी इच्छा पर कई सारे बंधन आ जाते हैं। जीवन यापन चलाते हुए मैं आज़ादी से भी जी सकूं, आज़ादी से जी भी सकूं, इसलिए कानून की पढ़ाई के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो किसी और पर निर्भर नहीं होता, वही व्यक्ति 1-2 सालों के बाद ही, यानी कि मैं इंग्लैंड गया जो अपना पेट पालने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वही व्यक्ति सही मायने में आज़ाद होता है। बार एट लॉ की उपाधि प्राप्त कर इंग्लैंड से लौटने के बाद एक बार फिर मुझे जिला न्यायाधीश के पद का 3 सालों के अंदर हाईकोर्ट के जज के पद पर पदोन्नति देने के आश्वासन के साथ नियुक्ति का प्रलोभन दिया गया। उस वक्त मेरी माहवार कमाई 100 रुपये तक नहीं थी मेरे साथियों। बेहद गरीब लोगों के लिए खड़ी की गई एक चाल के एक कमरे में मैं रहता था। जज की नौकरी बहुत बड़े तनख्वाह वाली होती थी और अगर मैं उस नौकरी को स्वीकार कर लेता तो जीवन पर्यंत मुझे कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होती। इसके बावजूद मैंने वह पद अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर मैं वह नौकरी करता तो अपने लोगों की उन्नति करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने का जो काम मैं करना चाहता था वह कर नहीं पाता। 1942 में एक बार फिर मुझे ऐसे ही वाक़ये का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से संपन्नता देने वाली और 10 साल की नौकरी के बाद बाकी उम्र आराम से गुजार सकूं, ऐसी हाई कोर्ट के जज की नौकरी मुझे दी गई। वायसराय की काउंसिल में भी मुझे जगह देने का आश्वासन दिया गया। मैंने अपने जीवन का उद्देश्य आंखों के सामने रखते हुए दूसरी नौकरी नहीं की। हर किसी को अपने लोगों की सेवा करने में अपना जीवन बिताना चाहिए और सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अब हम यही रोकेंगे
क्योंकि ये लंबा स्पीच है बाबा साहब का, और लंबा स्पीच न सुनने की क्षमता आपकी है, और मुझे भी सुनाने से लेकर एडिटिंग से लेकर कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो प्रश्न है, बाबा साहब ने अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छे अच्छे पदों को क्यों ठुकरा दिया, इसी के जवाब आपको देना है सम्मानित साथियों। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि कौन साथी हैं जो वीडियो अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच करते हैं, अंत तक सुनते हैं। जो अंत तक सुनते हैं वो जरूर जवाब देते हैं, जो अंत तक नहीं सुनते वो जवाब नहीं देते। तो जो साथी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखते हैं, हम समझ जाते हैं कि आपने अंबेडकर संदेश को अंत तक सुना है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताएंगे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सिर्फ एक व्यक्ति को, सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी को आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप शेयर कीजिए। इसी अनुरोध के साथ आप सभी साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।